नॉर्मली अकाउंटेंट किस मुल्क के ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं और हार्ड वर्किंग किस मुल्क के अकाउंटेंट्स होते हैं। और अभी रिसेंटली आईकेएप ने यूएई में आर्टिकल्स अलाउ कर दिए हैं कि अब आप यूएई से भी आर्टिकल्स कर सकते हैं। सर आप क्या समझते हैं कैसा इनिशिएटिव है और क्या यहाँ के लोगों के लिए क्या बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ऑप्ट करना चाहिए बाहर जाना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द स्किल सेट रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब इन दुबई। मैं आईकैप यूई चैप्टर का मेंबर भी हूँ। मेरे ख्याल में अगर आप फैमिली रख सकते हैं तो आपको रखना चाहिए। बिकॉज जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मेरी फैमिली 8-10 दिन के लिए पाकिस्तान आई और मैं यूएई में हूँ तो बहुत मुश्किल होता है आपको खाना पीना मैनेज करना सारा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ती एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है और खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अच्छे दोस्त अपने करियर में अपनी लाइफ में मिलते हैं। और मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रहा कि मुझे बहुत से ऐसे दोस्त मिले जो मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन थे। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो थ्रू आउट मेरे कैरियर में मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे, जिन्होंने हर मौके पे मेरे से हेल्प की, आर्टिकल्स के दौरान, आर्टिकल्स के बाद, और आज माशाल्लाह एक मल्टीनेशनल में लीडिंग पोजीशन पे हैं। प्लीज़ वेलकम सर काशिफ औजला। वालेकुम सलाम। थैंक यू अली, इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन कराया। और मेरे ख्याल में हम दोनों एक दूसरे के इंस्पिरेशन थे ड्यूरिंग आर्टिकल्स एंड आफ्टर दैट। तो थैंक्स टू यू। और आप भी मेरे लिए एक बड़ा एज रेफरेंस मैं आपको यूज़ करता हूँ कि अली साहब मेरे दोस्त हैं और माशाल्लाह से उनका नाम है सीए में, एजुकेशन में। अगर मुझे कोई मेरा जानने वाला मिलता है कि हाँ मैं सीए कर रहा हूँ तो मैं उसको कहूँ अच्छा अली को जानते हो, तो वो आपका स्टूडेंट होता है। तो इट्स आल्सो गुड दैट ग्रेट पर्सनैलिटी माशाल्लाह। सर सो नाइस ऑफ यू। आज ना सर हमने आपकी लाइफ को बड़ा थॉरली देखना है और एक मैसेज बच्चों तक पहुंचाना है कि किस तरह से एक बंदा मेहनत करके और हार्डवर्क करके इतनी लीडिंग पोजीशन तक मल्टीनेशनल में पहुंच सकता है। शुरू करते हैं थोड़ा बैकग्राउंड से। सर थोड़ा आप बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में। क्या आपकी फैमिली में कोई चार्ट अकाउंटेंट पहले था? स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से पढ़ा? अपनी सीए शुरू करने से पहले की जो जर्नी है उसके बारे में बताइए। लाइक स्टूडेंट थे, नहीं थे, प्लीज़। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड वैसे मैं गुजरांवाला से हूँ, गुजरांवाला के एक गांव से। और मैंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन फिर उसके बाद मैट्रिक वगैरह मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया है, अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल से। उस वक्त तक तो मेरे माइंड में भी नहीं था कि मैंने सीए भी करना है या मैं लाइफ में करियर मेरा कहाँ पे जाएगा। उस वक्त बस वही जो नॉन प्रोफेशंस होते हैं, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, तो जो सबके ख्वाब होते हैं गाँव में, तो मेरा भी वही था। लेकिन मैट्रिक के बाद मुझे चांस मिला लाहौर आने का। तो मेरा एडमिशन हुआ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस वादर रोड लाहौर में। तो मेरे जो बड़े भाई थे तो वो उस वक्त पीएचडी कर रहे थे जीसी यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको लाहौर आना चाहिए फर्दर एजुकेशन के लिए, बजाय आप गुजरांवाला जाए। तो मैं फिर लाहौर आ गया और वहाँ से मैं जो अपना टारगेट लेके आया था एक इंजीनियर बनने का। मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, मुझे लगता फैसिनेटिंग। तो मेरा ख्वाब था कि मैं एक इंजीनियर बनूं और कोई नई चीज़ बनाऊं, कोई टेक्निकल चीज़, इस तरह की चीज़ें। तो उसी ख्वाब को लेके मैंने एफएससी की वहाँ से। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट में मेरे मार्क्स अच्छे थे, 80+ परसेंटेज थी। बट जो यूनिटी का टेस्ट था उसमें मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सका। उसमें जो मेरा मेरिट बना वो शायद वो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में बना, तो वो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई। और उसके बाद मैंने इधर उधर अप्लाई किया टेक्सला में, लेकिन मेरा एडमिशन हुआ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। उस वक्त टाइम था को 2007 का। तो उस वक्त आपको पता है कि इंडस्ट्री तो हमारी उस वक्त काफ़ी डाउन थी, शटडाउन उसकी पावर की वजह से। तो मेरे भाई ने ये मुझे मशवरा दिया कि ये कोई अच्छा फील्ड नहीं है, इसके भी फ्यूचर में प्रॉस्पेक्टस इतने अच्छे नहीं है। तो ऐसे ही बैठे डिस्कस करते जैसे रिजल्ट आया तो मेरे मुझसे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप सीए क्यों नहीं कर देते। उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम सीए का सुना कि सीए भी कोई प्रोफेशन है, कोई एजुकेशन है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे थोड़ा गाइड करें। उन्होंने मुझे बताया कि ये काफ़ी टफ होता है, एडमिशन मिल जाए, एडमिशन मिलना मुश्किल होता है लेकिन उसके बाद आपको करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने उसी दिन बाई चांस वो कोई न्यूज़पेपर लेके आए थे, वो भी उन दिनों जॉब सर्च कर रहे थे, उन्होंने एमबीए किया हुआ था। तो उस पे कैट्स कॉलेज का ऐड आया, उस पर लिखा हुआ था सी एस सी एजुकेशन, इस तरह से मैंने देखा। मैंने कहा अच्छा ये उस तरह की कॉलेज है। मैंने वो न्यूज़पेपर पकड़ा और मैं लाहौर आ गया वापस। और लाहौर आया तो मैंने अपने जहाँ मैं रहता था बैचलर्स फ्लैट में, तो साथ वाले फ्लैट में एक बंदे से डिस्कस किया कि सीए क्या चीज़ है। उसने कहा कोई मसला नहीं है, मेरा एक दोस्त करता है सीए, बड़ी अच्छी चीज़ है, तो आप कर दो।
तो मैंने कहा अच्छा, उससे मैंने थोड़ी फर्दर गाइडेंस ली। वो बीकॉम बैकग्राउंड से था, उसका दोस्त कर रहा था, तो उसने मुझे थोड़ा ज़्यादा गाइड किया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं कैब्स कॉलेज आ गया। वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल थी वहाँ की, आई थिंक बुशरा नाम था उनका, मैं बुशरा। तो मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे सारा गाइड किया। उन्होंने कहा, उन्होंने मार्क्स देखे, उसमें देखा कि इसकी मैथमेटिक्स में 80-90 प्लस परसेंटेजेस हैं थ्रू आउट द जो एजुकेशन है। तो उन्होंने मुझे कहा, और मुझे आज भी याद, उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने कहा था बेटा आप कर लोगे। ये बात मुझे उनकी याद है कि उन्होंने कहा आप स्टार्ट करो तो आप कर लोगे, आपकी एजुकेशन ये बताते हैं जो भी आपके मार्क्स हैं। तो इस तरह मैं सीए में आया। अच्छा, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा था कि आपने जनाब ज्वाइन तो कर लिया, उसमें दो तीन चीज़ें मैं ज़रूर आपसे इंक्वायर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब हमारी मुलाकात हुई तो उस वक्त आपके फादर नहीं थे, तो आपकी क्या एज थी जब आपके फादर फौत हुए? और दूसरे नंबर पे क्या फादर के फौत होने की वजह से लाइफ में क्या चैलेंजेस ऐड हुए? और एक ये बात भी पूछनी है आपसे कि सर आपने गवर्नमेंट स्कूल की बात की, लेकिन हम जब कैजुअली आपस में बात करते हैं तो ये बात मैं अपनी तकरीबन सारे स्टूडेंट्स को कोट कर चुका हूँ कि मेरा एक ऐसा दोस्त है जो कि क्लास 6 में उसने पहली बार एबीसी पढ़ी थी और उसने मुझसे 3 साल पहले क्वालिफाई किया था, चूँकि वो मेहनती मुझसे ज़्यादा था। तो इन दो तीन एरियाज़ को प्लीज़ डिस्कस करते हैं आप हमारे साथ। अच्छा, पहली बात तो जो आप बात करें इंग्लिश की, हाँ, जो मेरा स्कूल था जहाँ से मैंने मिडिल किया वो मेरे घर के साथ ही था। तो वहाँ पे उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 95 के बाद की, तो उस वक्त इंग्लिश मीडियम वो पढ़ाते भी नहीं थे, मतलब 5th तक नहीं था। तो जो 5th के बोर्ड के एग्जाम्स होते थे उनसे कुछ दिन पहले टीचर ने हमें कहा कि आपका इंग्लिश का भी एग्जाम होना है, तो चलें फिर एबीसी से शुरू करते हैं। तो उन्होंने उस वक्त हमें एबीसी पढ़ाना शुरू की और कुछ उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस हमें याद करवा दिए। व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज नेम ऑफ योर फादर, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, इस तरह की चीजें करवाई। तो तब मैंने फर्स्ट टाइम एबीसी सीखी। लेकिन उसके बाद जो भी कोर्स का पार्ट होता है 6th 7th 8th 9th 10th, उसमें मैं बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था टू बी ऑनेस्ट। मेरे कोई 50-60% ही मार्क्स आते थे। तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लर्न किया और सही चल रहा है। और दूसरा जो आपने पूछा मेरे फादर के डेथ का, तो जब मैंने सीए में एडमिशन लिया तो मॉड्यूल ए का एंड था, ऑलमोस्ट एक वीक रह गया था एग्जाम में, तब उनकी सडनली तबीयत खराब हो गई तो उनको हॉस्पिटल ले गए, तो तब उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद थोड़ी ए तो मेरा पास हो गया, मतलब मैं उनकी डेथ के 4 दिन बाद इधर आया फ्राइडे को, तो मंडे को पेपर था। तो मुझे लग नहीं था कि मैं क्लियर कर सकूंगा, उस वक्त एक मॉड्यूल होता था। तो पीआरसी यानी आज का पीआरसी। हाँ जी, तो वो मैंने एग्जाम मेरा क्लियर हो गया था। लेकिन उसके बाद जो बी मॉड्यूल था सेकंड, जिसमें 3 एग्जाम्स थे, उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया। लेकिन उस तरह से अगर आप फाइनेंशियली बात करें या मोटिवेशनल बात करें तो वो इमोशनली एक गैप तो होता है। लेकिन मेरे से बड़े 3 भाई थे, उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया था कि किसी चीज़ की कोई कमी है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। और बड़े भाई मेरे लाहौर में ही होते थे, तो उन्होंने उसके बाद मैं उनके साथ ही रहा हूँ और उन्होंने मुझे गाइड किया और वही साथ लेके चले बस फादर। ज़बरदस्त सर। आप हर बंदे की एक सीए को ज्वाइन करने की जर्नी होती है, वो तो आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बता दी। कैफ, आपने जब कैफ में इन हुए तो वहाँ पे भी कोई फेलियर देखा आपने या स्ट्रेट पास होते रहे? ये जर्नी होती है, लेकिन मेरी जर्नी कुछ एक रोलर कोस्टर थी। मॉड्यूल ए तो मैंने बताया फर्स्ट टाइम में पास हो गया, उसमें शायद एक क्यूएम था एग्जाम और एक फंक्शनल इंग्लिश। उसके बाद जब बी हुआ तो बीच में वो फादर वाला इंसिडेंट हो गया, कुछ वो लॉ अकाउंटिंग कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट आ गए। तो बी में फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैं 2 सब्जेक्ट्स में रह गया। तब आपको पता है रेफर आती थी, मतलब अगर आप सारे एग्जाम नहीं पास कर सकते तो 2-3 में रह जाते हैं, तो उसका रेफर कहते थे कि आप दोबारा अपियर हुए। तो मेरी रेफर आई, तो वो मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब हम जिस दिन एग्जाम आया रेफर आए, तो हम सारे दोस्त मिले, हम एक दूसरे को देख के हंसे भी और रोए भी कि ये हमारे साथ हो क्या गया है। मतलब ब्राइट स्टूडेंट्स अपने अपने क्लास के, अपने अपने सब्जेक्ट्स के। तो बी में मेरे साथ ये हुआ। फिर मैंने ये किया, दूसरी मैंने मिस्टेक ये की कि मैंने सी को भी मतलब नेक्स्ट 3 एग्जाम्स मैंने बी के साथ अटेम्प्ट किए, तो लेकिन दैट वाज टू मच, 5 एग्जाम्स वन टाइम। उसमें मेरा एक सब्जेक्ट में फेल हो गया मैं सी में। तो उस टाइम सारे सब्जेक्ट मेरे फेल हो गए, तभी मेरा एक पास हुआ। लेकिन यानी उस टाइम पर डी का रूल होता था कि एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो फिर सारों में फेल सारों हुए। में फेल हो गए। उसकी वजह से आप ना एक में फेल हुए थे मॉड्यूल सी के पेपर में, लेकिन वो सारों में फेल हो गए। और वो सब्जेक्ट भी कौन सा था जिसमें पास हो के फेल हो गया, वो था बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल स्टडीज। आपको याद होगा कि वो टफेस्ट एग्जाम था। तो उसमें मेरे साथ ये हुआ
फिर मैंने फिर उससे नेक्स्ट टाइम मैंने अपने साथ कमिटमेंट की, मैंने कहा नहीं यार बहुत हो गया, सो लेट्स फोकस ऑन द स्टडी। तो फिर मैंने इतनी पढ़ाई की कि नेक्स्ट टाइम में 3 एग्जाम्स क्लियर हुए। उससे नेक्स्ट में मेरे 4 एग्जाम्स जो लास्ट मॉड्यूल था प्लस सी का जो एक पहले था, सारे 5 एग्जाम्स क्लियर हो गए, मतलब 5 एग्जाम्स में मैंने सी इंटर कर लिया। अच्छा सर, आप चूंकि लाहौर से बिलोंग नहीं करते थे, तो क्या लाहौर में हॉस्टल में रह रहे थे या जैसे भाई रह रहे थे भाई के साथ रह रहे थे, कैसे सिस्टम चल रहा था आपका? चूंकि जो बंदा लाहौर में नहीं होता उसके पास डिस्ट्रैक्शंस पढ़ाई के अलावा ये भी बहुत होती है। सही कह रहे हैं आप। लेकिन मुझे मुझे एक तो मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरा फ्यूचर क्या है। ऑब्वियसली ज़मीनें सारा कुछ जो जहाँ से मैं आया था, तो मुझे पता था कि वो मुझे नज़र आता कि दूसरी ऑप्शन वही है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस वजह से मैं कमिटेड था, कंसिस्टेंट था स्टडी के साथ और अपनी टाइमलाइंस के साथ, अपने टाइम टेबल्स के साथ। और दूसरा, हॉस्टल में मेरे भाई की उस वक्त शादी नहीं थी हुई, तो मैं हॉस्टल में रह रहा था बैचलर लाइफ एज। तो उसमें चैलेंजेस आते हैं, खाने पीने के चैलेंजेस होते हैं, आपको बॉडी लॉजिंग हर चीज़ के चैलेंजेस आते हैं, आने जाने के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो करना पड़ता है। अगर आपने कहीं पहुंचना है तो आपको करना पड़ता है, अपने आप को टफ टाइम देना पड़ता है, स्केड्यूल्स बनाने पड़ते हैं। तो मोस्टली मैं ये करता था कि अपने आप को टाइम लाइन्स देता था कि मैंने इतने से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसका ये टॉपिक पढ़ना है, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसको मीट करता था। और अगर वो स्किप हो जाए तो वीकेंड पे जो मैंने अपना कोई एंटरटेनमेंट का, कोई घूमने फिरने का टाइम दोस्तों के साथ रखा था, उसमें से निकालता था, उस गैप को ब्रिज करता था। तो इस तरह से मैं उस चीज में कभी उसको लैग नहीं होने दिया। तो इस तरह से मैंने सीए इंटर में और फिर उसके बाद सीए फाइनल में मेरी ये रूटीन रही थी कि मैं अपने आप को टाइमलाइंस देता था और उसको पूरा करता था। अगर नहीं था करता तो सब्जेक्ट में रह जाता था। तो वो तो आपको आइडिया है कि अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे तो आप पास नहीं होंगे। आप जो मर्जी समझ लें कि मैंने ये किया है या ये मैं कर दूंगा, तो इसमें ये है। सर ज़बरदस्त, आपने 5 अटेम्प्ट में कैफ पास कर लिया। तो जब मुझे ख्याल पड़ा कि ये 2008 की शायद बात है, 8 नहीं शायद 2009-10 की, जब आपने कैफ पास किया तो, और 5 अटेम्प्ट में किया, तो उस वक्त 5 अटेम्प्ट वाला बच्चा आमतौर पे फर्गुसन या केपीएमजी बिग फोर में से किसी पे नॉर्मली एडजस्ट हो जाता होता था। अच्छा, आपने क्या बिग फोर के लिए कोशिश की, और आपके आर्टिकल को ढूंढने का जर्नी क्या था वो प्लीज़ शेयर कीजिए, चूँकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस फेज में बहुत दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। बड़ा आपने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। एक वो आपने फेज हाईलाइट किया कि जब बंदा बिटवीन एयर में होता है कि पता नहीं होता कि उसने कहाँ फॉल करना है। जिस तरह मुझे सीए का नहीं था पता सीए में आने से पहले, उस तरह मुझे बिग फोर का भी नहीं था पता अच्छा। में जाने से पहले। अच्छा। तो जब मेरा सीए इंटर हुआ तो मेरे दोस्त ने मुझे थोड़ा गाइड किया, वो भी मेरे साथ ही था, क्लास वाले था उसका, उसके कुछ सब्जेक्ट्स रह गए थे। उसने गाइड किया कि यार बिग फोर में अच्छी फर्म्स हैं, बड़ी हैं, उनके पास मल्टीनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, तो हमें वहाँ ट्राई करना चाहिए स्पेशली आपको। तो खैर मैंने ट्राई किया और मेरे इंटरव्यूज भी हुए। तो लेकिन कुछ फैक्टर था मेरा कि मेरी कम्युनिकेशन ऑब्वियसली उस लेवल की नहीं थी जो यहाँ पे बच्चे जिनके साथ में कम्पीट कर रहा था उनकी होती है, ड्यू टू द बैकग्राउंड और फिर स्कूलिंग बैकग्राउंड। एक फर्म का तो मुझे याद है कि वो मैं इंटरव्यू देने गया तो पार्टनर का, अच्छा आपने गवर्नमेंट स्कूल फलानी जगह से आपने मैट्रिक की एफएससी की है, मैट्रिक की है, तो ये कैसे आपने यहाँ तक कैसे आप सर्वाइव करेंगे। और एक ने तो मुझे कह दिया कि अच्छा अगर आपके पास कोई रेफरेंस है। मैंने कहा रेफरेंस तो मेरे पास नहीं है, मैं फर्स्ट सीए हूँ अपनी फैमिली में। तो अच्छा मेरा रेफरेंस नहीं तो फिर आप मुश्किल हो गया। हाँ अगर आपके पास रेफरेंस हो तो आप आ जाए। तो ये 3-4 फैक्टर थे, मैंने ट्राई किया। और साथ में हुसैन चौधरी में नासिर साहब हैं, नासिर मीर साहब, वो मेरे, ये आप क्रो की बात। हाँ जी, क्रो हॉर्बत, वो मेरे टीचर भी थे, उनसे मैं टच में रहा। तो जब मैंने अपनी स्ट्रगल कर ली मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मुझे बिग फोर नहीं मिली। उन्होंने कहा फिर ठीक है आ जाओ। फिर मैंने उनकी फर्म ज्वाइन कर दी एज ट्रेनिंग स्टूडेंट। तो अपनी ट्राई की, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड। अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपकी फर्म हो गई तो उसके आपका आर्टिकल फेज शुरू हो गया। अच्छा, आर्टिकल फेज शुरू होने से पहले ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप आर्टिकल्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, कीपिंग इन माइंड कि आर्टिकल्स में चैलेंजेस बड़े ज़्यादा होते हैं। एक तरफ आपके पास वर्क प्रेशर है, दूसरी तरफ आपके पास फाइनेंशियल प्रेशर है, चूँकि पैसे भी नहीं मिल रहे बहुत ज़्यादा, तीसरी तरफ आपके पास फैमिली का प्रेशर होता है कि फैमिली कहती है हमें टाइम दो, और आपके पास उनके लिए भी टाइम नहीं होता। और चौथे नंबर पे आपके पास ये वाला प्रेशर भी होता है कि आप पढ़ना चाहते होते हैं और पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो ये मल्टीपल, वो एक आर्टिकल्स का पीरियड एक प्रेशर कुकर होता है। उस प्रेशर सिचुएशन में कैसे आपने सरवाइव किया और आगे बढ़े ज़िंदगी में, और बच्चों को क्या एडवाइस करते हैं? मेरे ख्याल में आर्टिकल्स
एक तो कंपलसरी इस वजह से है कि उसमें आपकी लर्निंग होती है। मतलब ये नहीं आप कह सकते कि आपने सिर्फ आर्टिकल्स में पढ़ना है, अगर आप काम पे कम फोकस करेंगे या फॉर्म्स को कम सर्व करेंगे तो आपके लिए सही है। नहीं, आपने बैलेंस मेंटेन करना है। आप जब काम पे जा रहे हो, आप किसी ऑडिट पे जा रहे हो, तो आप मेंटली उधर प्रेजेंट हो, वो काम करें। उसके बाद अगर आप फ्री हैं, आपके पास क्लाइंट नहीं है, तो आप स्टडी कर लें ऑफिस टाइम में। अदरवाइज आपके पास वीकेंड भी होता है और आपके पास मेरे ख्याल में टाइम भी ठीक होता है। फर्स्ट टाइम अगर आपने अभी आई थिंक तो 2 इयर्स होते हैं, और आप वीकेंड्स पे पढ़ें, आने के बाद पढ़ें, कॉलेज में क्लासेस लें, उसको रिपीट कर लें, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो बैलेंस होना चाहिए। आप लर्निंग पे भी उतना ही फोकस करें जितना आप अपनी स्टडी पे कर रहे हैं। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ें साथ लेके चल सकते हैं और कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने सिर्फ काम पे फोकस किया, स्टडी पीछे रहेगी, तो लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बहुत पीछे हुए पोजीशन पे स्टेगनेट हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं अच्छा डिग्री नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। एक्सपीरियंस का एक एक पोजीशन तक मैटर करता है। और कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने काम को छोड़ा और सिर्फ स्टडी की, तो वो फिर ऑब्वियसली इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाते हैं जब आपकी बेस उतनी स्ट्रांग हो। तो ये एक क्या लाइफ लेसन है कि मैंने देखा कि अगर किसी ने आर्टिकल्स में सही जान मारी हुई है और उसके पास डिग्री भी है, तो वो ग्रेजुअली कहीं ना कहीं लेटर्स में करियर में ऊपर जाता जाता है। लेकिन अगर इन दोनों में कोई चीज़ भी लैक करे तो वो बंदा पीछे रह जाता है। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि काम के टाइम पे काम करें और स्टडी के टाइम पे स्टडी, दोनों ना करें कि स्टडी के टाइम पे काम कर रहे हो और काम के टाइम पे आप बुक्स खोल के बैठे हो, तो वो फिर दोनों में बंदा कहीं भी नहीं रह जाता। और एक और आपने चीज पूछी फाइनेंशियल, तो मेरे ख्याल में आर्टिकल्स को ऐसे लेना चाहिए कि जैसे एक एक आपके लर्निंग, आपको सर्टिफिकेशन मिलनी है, उसको एज सोर्स ऑफ इनकम नहीं समझना चाहिए। मतलब समझते हैं, हम भी समझते होते थे, हमने भी बड़े स्टाइपेंड के लिए बड़ी फाइट्स की, अच्छा इंक्रीज होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन इन दी एंड होता कुछ नहीं है और उस पर फोकस भी नहीं करना चाहिए। तो नहीं अपनी बंदा एनर्जीज कहीं और लगा दे तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा सही रहेगा। तो उसको इतना नहीं लेना चाहिए कि ये जस्ट एक टोकन मनी है कि आप आते हैं जाते हैं तो आपके जस्ट आने जाने के एक्सपेंसेस कवर हो जाए। तो आर्टिकल्स आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग को तो कभी भी कवर नहीं कर सकते। नैन सर, एक बात जो आपसे फौरी मैगजीन में ही, जो कि आप डेस्कॉन में होते हैं, और डेस्कॉन एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो बहुत से बच्चे वहाँ पर भी आर्टिकल्स करना चाहते हैं। तो डेस्कॉन में किस किस एरिया में ट्रेनिंग मिल सकती है स्टूडेंट को, और आप क्या रेकमेंड करते हैं? खुद भी आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या आर्टिकल्स के लिए डेस्कॉन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या कोई फर्म हो तो वो ज़्यादा बेहतर है? मेरे ख्याल में इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस, कि अगर आपके पास फार्म की चॉइस है तो मेरे ख्याल में फार्म में जाना चाहिए, क्योंकि फार्म में जो आपको एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट क्लाइंट का, डिफरेंट इंडस्ट्री का और डिफरेंट लोगों के साथ काम करके, वो आपको इंडस्ट्री में इतना नहीं मिलता। हाँ, अगर आपके पास फार्म नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है, तो आप बिल्कुल जाना चाहिए आपको इंडस्ट्री में। और डेस्कॉन में एज फार एज आई रिमेम्बर, तो जब बैक इन 2000 में भी 16-17 हमने एक बैच इंडक्ट किया था और उनका तो प्रॉपर प्लान बना था, क्योंकि वो प्रोफेशनली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। उधर 8-10 लोग सीरियस थे कि हमने उनकी ग्रूमिंग उस तरह से कर ली है कि उनको वो फॉर्म वाली फील उनकी वो आई उनको कि हाँ उनकी वाकई किसी ने एज एज प्रोफेशनल उनकी ट्रेनिंग की है। तो उनको वो सारा, वो तो ट्रेनिंग रेगुलेशन में भी है कि उनको आपने सारे डिपार्टमेंट्स में मूव करवाना था, हमने वैसे ही उनको करवाया था। बल्कि एक ट्रेनिंग मेरे अंडर भी काम किया था कोई, आई थिंक 1.5 ईयर, तो मैंने उसको वही फीलर दिया था जो हम एज मैनेजर या सीनियर अपने जूनियर्स को फॉर्म में देते हैं। तो इट्स डिपेंड कि अगर आपके पास चॉइस है। हाँ, अगर आप इंडस्ट्री में, लेट्स से मुझे फैसिनेट करती है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और मेरे पास ऑप्शन है, तो मुझे उस फॉर्म के लिए जाना चाहिए, इंडस्ट्री के लिए, इंस्टेड ऑफ कि मैं पहले कहीं फॉर्म में आर्टिकल्स करूँ फिर मैं उधर जाऊँ, तो वो टाइम वेस्ट। उतने में आपके पास उतना नॉलेज, उतना एक्सपीरियंस बिल्डअप हो जाता है कि आप जब सीए कर देते हैं तो आपके पास ऑलरेडी 3 to 4 years का एक्सपीरियंस होता है उसी इंडस्ट्री में, तो आप ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस एंड ऑप्शंस इन हैंड। अच्छा सर जी, आर्टिकल में आपके फेज आते हैं, एक जूनियर फेज है, एक सेमी सीनियर है, फिर सीनियर हो जाते हैं आप, फिर सुपरवाइजर हो जाते हैं। तो कौन सा फेज सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जिसमें तमुल ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है? मेरे ख्याल में सारे फेजेस की लर्निंग होती है। जब आप जूनियर होते हैं तो एक साइड पे आपको आपके सीनियर्स बता रहे होते हैं कि अच्छा आपने ये करना है, ये नहीं करना। कुछ वो खुद बता रहे होते हैं, कुछ जो उन्होंने पीछे से सीखा है वो आपको बता रहे होते हैं। तो उनको वैसे ही लेना चाहिए कि हर फेज इंपॉर्टेंट है। कहीं पे आप, मतलब मुझे मेरे जिस सीनियर ने स्टेबल करना सिखाया, तो मुझे पता है कि मैं स्टेबल हमेशा पेज को वैसे ही करता हूँ, चाहे मैं सोया हुआ भी हूँ। तो एक प्रोफेशनल वे है, तो मैं कहीं पे भी चला जाऊँ तो मुझे किसी का स्टेबल किया पसंद नहीं आता। तो जब मैं फर्स्ट टाइम, मैंने फॉर्म में फर्स्ट ईयर था,
तो अगर उसने मुझे स्टेबल करना सिखाया तो मेरे ख्याल में वो भी मेरे लिए एक लर्निंग थी टू बी अ गुड प्रोफेशनल। और दूसरी जो आपने बात की कि कौन सा लेवल बंदा एंजॉय करता है, तो मेरा तो ख्याल है जूनियर लेवल सबसे ज्यादा बंदा एंजॉय करता है, क्योंकि उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है कि आपने सबका काम चेक भी करना है, कंप्लायंस भी पूरी करनी है। जूनियर लेवल पे आप वॉचिंग करें, चाय शाय पिए, दूसरों को भी पिलाएं, सुकून करें। सर आज जो स्टूडेंट है वो किसी को चाय नहीं पिलाना चाहता, मसला ये है। वो उसका दिल चाहता है कि मैं सिर्फ प्रोफेशनल काम करूं, जबकि हमने थ्रू आउट ये देखा है कि जूनियर लेवल पे आपको बहुत से मौक़ों पर ऐसे काम करने पड़ते हैं जो ड्यू नहीं होते। मतलब मुझे ये चीज़ पता है कि आपको आपका मतलब मुझे मेरे सीनियर ने कहा है अगर कि आप जाके बिस्किट ले आओ, मैं चाय पीने लगा हूँ तो जल्दी से जाओ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे किसी तो प्रोफेशनली आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि बिस्किट मैं लेके आऊँ, बट आपको ये करना पड़ता है। जूनियर लेवल पर ये वाली दुश्वारी भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के ना होते हुए। इसको आप कैसे देखते हैं? तो मेरे ख्याल में ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जिस तरह मैंने कहा कि जिसकी ग्रूमिंग सीनियर ने की होगी तो हो सकता है वो उस तरह ही आपकी ग्रूमिंग कर रहा हो, उसमें उसका जो फॉल्ट है वो उतना ज्यादा ना हो जितना आप समझ रहे हैं। बाकी गिव एंड टेक होता है, मतलब सीनियर जूनियर जस्ट एक लेवल्स हैं काम करने के लिए। अदरवाइज अगर बंदा इजी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों एनवायरनमेंट में एक दूसरे को सपोर्ट करे, अगर मेरा मतलब मेरे से सीनियर बंदा है, अगर वो मेरे लिए आते हुए 2 कप चाय ले आता है तो नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही उसके लिए ले आऊंगा। हाँ, अगर वो शायद मुझे कहे कि अच्छा जाओ यार चाय लेके आओ, 1 दफा 2 दफा, प्लीज, मैं उसको कहूंगा नहीं, इट्स नॉट माई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं इसको ना कर दूंगा। कुछ कह नहीं सकता, जैसे तो ये कह सकता कि अच्छा ये फाइल को सारी को पंच करके लगाओ, जब आप लगा दो उसको नहीं, हम इसको दोबारा लगाओ, इस तरह लगाओ। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन ये भी एक कहने के एक फेज है आर्टिकल्स का। आप एंजॉय करते हैं, बाद में उन चीजों को याद करते हैं और वही फेज में बंदा वापस चला जाता है। तो अदरवाइज आर्टिकल्स, मतलब मेरे जितने दोस्त बने आर्टिकल्स में वो मेरे साथ अभी भी हैं। मतलब उससे पहले स्कूल, आई डोंट नो वो कहाँ चले गए, कॉलेज में किसी में टच में नहीं, लेकिन जो आर्टिकल्स का टाइम हमने गुजारा है, इकट्ठे पढ़ना, इकट्ठे कॉलेज जाना, इकट्ठे काम करना, फॉर्म में, एग्जाम्स में, तो उसमें जो दोस्तियां यारियां बनती हैं तो फिर वो लॉन्ग टाइम होती हैं। तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा फेज है जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आई के अपने हमारे लिए रखी हुई, तो उसमें मतलब सीखते हैं बहुत और आपके रिलेशन भी अच्छे बन जाते हैं। ज़बरदस्त सर जी। सर यू बीइंग इन यूएई फॉर लास्ट 5 years, तो तकरीबन 5 साल से आप यूएई में हैं और यूएई की मार्केट को भी समझ रहे हैं और उसे असेस भी कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली आई कैप ने यूएई में आर्टिकल्स अलाउ कर दिए हैं कि अब आप यूएई से भी आर्टिकल्स कर सकते हैं। सर आप क्या समझते हैं, कैसा इनिशिएटिव है और क्या यहाँ के लोगों के लिए क्या बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ऑप्ट करना चाहिए बाहर जाना? मेरे ख्याल में तो आई कैप का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज मैंने डिस्कस भी किया काफी दफा। मैं आई कैप यूई चैप्टर का मेंबर भी हूँ, तो डिस्कशंस वगैरह होते रहती हैं ग्रुप्स में भी, मीटिंग्स में भी। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और अभी तो मेरे ख्याल में जस्ट रेगुलेशंस आउट हुई हैं, उसके बाद अभी बहुत काम है जो हमें सबको मिलकर एज प्रोफेशनल करना है। डिपेंड करता है कि कितनी फर्म्स, कौन कौन सी फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस ऑप्ट करती हैं इस स्कीम को, ट्रेनिंग वाली आई कैप की। तो फिर उस पर डिपेंड होगा कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे फिर रहे होते हैं, उनको आर्टिकल्स मिल रहे, बड़ा मसला बना हुआ है, तो एक न्यू मार्केट आपके लिए ओपन हो जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि फर्म अगर स्टाइपेंड उधर एक रीजनेबल आपको पे करें तो उनको कोई उनके माइंड में कैसी चीज होगी, ये लोग परफॉर्म नहीं करेंगे या नहीं लेना चाहिए, तो वो लाजमी लेंगी पाकिस्तानी टैलेंट को। मैं दूसरे प्रोफेशनल के साथ भी काम किया है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हमारे काम कर रहे होते हैं, जिस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग इनकी है वो किसी और की मैंने इतनी नहीं देखी, उतना उनका मैंने एप्टीट्यूड नहीं देखा। तो मेरा तो ख्याल है ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना चाहिए अगर स्टूडेंट्स के पास हो। हाँ, डिपेंड करता है कि बिग फोर उसको ऑप्ट करते हैं, कुछ छोटी फर्म्स करती हैं, नॉन बिग फोर इंडस्ट्री वाले ऑप्ट करते हैं या नहीं करते। अगर वो करें तो मेरे ख्याल में आपके पास एक न्यू मार्केट ओपन हो गई है, क्योंकि हमारा 10-15% जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्वालिफाइड इवन जीसीसी में बैठा हुआ है, तो सोचें कि स्टूडेंट्स के लिए भी मार्केट ओपन हो तो कितने ज्यादा लोग जा सकते हैं, जो कि थाउजेंड्स में है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है आई का। अच्छा सर, अब अगर आई कैप ने जो अनाउंस किया है उसमें आई कैप ने स्टाइपेंड कहा है जितना पाकिस्तानी रुपी बन रहा है उसके इक्वलेंट, यहाँ जो यूएई में मिनिमम वेज है उसके इक्वलेंट जो है ना वो स्टाइपेंड मिलेगा। अब जो स्टूडेंट है जो पाकिस्तान से यूएई जा रहा है तो कम से कम वो ये तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कम से कम वहाँ पर रहने के सारे खर्चे
उसको इतनी इनकम वहाँ से हो कि वो वहाँ से वो पूरे कर सके अपने एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, फैमिली के नहीं मैं कह रहा। बट व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द मिनिमम स्टाइपेंड जिस जो इतने मतलब आप चूँकि यू बीइंग देयर फॉर 5 years, तो आपको आइडिया है कि कितने पैसे होने चाहिए, कितने दिरहम्स उसको पर मंथ मिले तो उसके लिए फिजिबल है कि वो वहाँ पर आर्टिकल्स करे। देखिए यूएई में और पाकिस्तान में ना वाइस वर्सा है। यहाँ पे अगर आपकी बेसिक वेज ज्यादा है आई थिंक आपके स्टाइपेंड से, तो यूएई में कहीं कम, मतलब काफी कम है, अराउंड 1200 दिरहम्स और 1000 दिरहम। तो उसमें तो एक जस्ट लेबर क्लास का ही हो सकता है गुजारा। तो मेरे ख्याल में अगर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो एज बैचलर्स रह रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी एवरेज जो कॉस्ट ऑफ मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 2,500 दिरहम्स आती है। तो मेरे ख्याल में इतना तो मिनिमम होना चाहिए कि वो एक रिजनेबल क्वालिटी अकोमोडेशन और फूड अफोर्ड कर सके उधर रहने के लिए। तो इससे ज्यादा हो तो अच्छा है, बट आई डोंट नो कि वो उसमें क्या। लेकिन 2000 का मतलब बना तकरीबन इस वक्त 150,000। तो वो इस वक्त जो स्टाइपेंड चल रहा है वो तो चल रहा है 22,600। तो सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि जितना पीकेआर में उसके इक्विवेलेंट या मिनिमम वेज। तो वो मतलब मैं इसीलिए ये क्वेश्चन रेज किया है कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम स्टाइपेंड कि बच्चे को लगे कि कम से कम मैं अपने बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस मीट कर लूँ, मैं कुछ सेविंग ना करूँ। और 22,000 तो कुछ भी नहीं है पीकेआर। तो एटलीस्ट मोर देन 150,000 पीकेआर से ज्यादा होना चाहिए, तो आप आपने बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं। क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा है यूएई में, और पोस्ट कोविड जब से मार्केट ओपन हुई है और बिजनेसेस ने एक्सपेंड करना शुरू किया, उससे कॉस्ट और भी बढ़ गई है। आपकी जो फूड है, अकोमोडेशंस हैं, वो 10, 15, 20% ज्यादा हो गए पोस्ट कोविड। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में 2000 तो मिनिमम है जो होना चाहिए। और आई बिलीव कि उधर 2000 पे करते हुए भी अगर वो आई कैप के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करती हैं फॉर्म्स, तो कोई वो उनके लिए ज्यादा बर्डन नहीं होगा। क्योंकि वो मोस्टली जो लोग एज एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं फील्ड में ऑडिट, उनकी 5, 6, 7,000 यहाँ तक सैलरी होती है। नॉन बिग फोर की बात करूँ, बिग फोर की उससे ज्यादा होती है। तो अगर आपको आई कैप का स्टूडेंट मिल जाए विद कमिटमेंट ऑफ 3.5 years 2-3,000 में, तो मेरे ख्याल में विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो इतना तो मिनिमम होना चाहिए। डन सर, मुझे लगता है कि थिंग्स नीड्स टू बी क्लियर। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होंगी और जो ना पता चलेगा कि कितनी अमाउंट कहाँ कहाँ पर आर्टिकल्स ऑफर किए जाएं और वो स्टूडेंट्स करें तो बेहतर है। अच्छा सर, जो जब जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं ना तो आप एक डाइवर्सिटी देखते हैं, मुख्तलिफ नेशंस के लोग हैं, इंडियन भी होंगे वहाँ पे, क्या कहते हैं दूसरी नेशंस होती हैं। नॉर्मली अकाउंटेंट किस मुल्क के ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं और हार्ड वर्किंग किस मुल्क के अकाउंटेंट्स होते हैं? जो मोस्टली अकाउंटेंट्स हैं वो इन्हीं कंट्री से आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश बहुत कम, श्रीलंकन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। और फिर अगर जो असिस्टेंट अकाउंटेंट लेवल की पोजीशंस हैं वो फिलीपींस या इस तरह की नेशनलिटीज़ के पास होती हैं। लेकिन जो मेन कंपटीशन होता है ना वो होता है आप कहने के मैनेजरियल लेवल पोजीशंस तक, वो होता है पाकिस्तानी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के दरमियान। उससे ऊपर चले तो फिर दूसरी नेशनलिटीज़ भी आ जाती हैं, आपको यूरोपियन लोग भी आ जाते हैं, ब्रिटिश भी आ जाते हैं। तो उस तरह से इस तरह से एक मिक्स मार्केट मिक्स है अकाउंटेंट्स की। हाउ टू हैंडल द डाइवर्सिटी, कीपिंग इन माइंड कि आप किसी लंच कर रहे हैं किसी ब्रिटिश बंदे के साथ बैठ के, जिसके लिए ये इशू नहीं है कि वो कोई वाइन ऑर्डर कर दे या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके तो गुमान में भी नहीं है कि आप तो उसके पास भी नहीं भटकेंगे। और कुछ आप ये कि वहाँ पर गए हैं और आप कह रहे हैं कि इस्लामी मुल्क है लेकिन वहाँ पर सब चलता है। इसको हैंडल कैसे करना चाहिए और क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए? मेरे ख्याल में ये चीज़ें बंदा शुरू शुरू में थोड़ी और लगती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बंदा सीख जाता है। और जो यूएई है उनका जो टॉलरेंस है टू अकोमोडेट डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट नेशनलिटीज़, वो उनका बाहर काफ़ी हाई है। वो चाहते हैं कि लोग आएँ, काम करें, अपना लाइफ एंजॉय करें और अपने घरों को वापस जाएं। तो वो शुरू में थोड़ा और लगता है, और आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं अवॉइड कर सकते। आप कह सकते हैं कि गिव मी सम टाइम, ताकि वो अपना जो भी उन्होंने एंजॉय करना है वो एंजॉय कर लें। लोग कर रहे होते हैं एंजॉय, हर बंदा अपना खाना एंजॉय कर रहा था। आप ना देखें तो आपको फील नहीं होगा, अगर आप देखेंगे सोचेंगे तो आपको बहुत फील होगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी फील नहीं किया, क्योंकि मैं उस साइड पे कभी गया ही नहीं। तो वो इट्स ऑल अबाउट यू। अगर आप डिग आउट करना शुरू करेंगे कि अच्छा ये चीज़ क्या क्या मिलता है, कहाँ पे मिलता है, तो आपको शायद वो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप अवॉइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सब लोग बैठे होते हैं। और मेरा ख्याल में
यूएई में मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आप कोई भी रिलीजन है, अगर आप मुस्लिम हैं तो अगर आप अपने जो भी रिलीजियस ड्यूटीज हैं वो आप पूरी करना चाहते हैं तो आपको पूरा मौका दिया जाता है, बल्कि ज्यादा दिया जाता है। आपकी सिर्फ विल चाहिए, बाकी हर चीज आपकी एक्सेस में होती है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको कोई मना भी नहीं करेगा, आपको कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं करेगा, पकड़ के भी नहीं लेके जाएगा। तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और मेरा ख्याल है कि एक अच्छी चीज है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर ये तो एक चीज है, लेकिन डाइवर्सिटी में जाके जहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटी रिलीजन काम कर रहे थे, आप ज्यादा चीजें सीखते हैं। कुछ चीजें उनमें अच्छी होती हैं, कुछ हमें अच्छी होती हैं, हम अपनी चीजों को फर्दर अपस्किल करते हैं, उनकी चीजों को अडॉप्ट करने को चाहिए। चीजों में अटेंशन टू डिटेल हो गई, या किसी वर्क कमिटमेंट मैंने देखी है कुछ लोगों में काफी ज्यादा होती है, तो आप ज्यादा चीजें सीखते हैं। ऐसा नहीं होता कि बंदा नजर आ रहा हो 100% गलती हो। तो ये चीजें चलती हैं, ये बंदा टाइम के साथ साथ अडॉप्ट कर लेता है। ज़बरदस्त सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द स्किल सेट रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब इन दुबई? अब मेरे ख्याल में अगर आप आईकैप के स्टूडेंट्स हैं और आपने इसका कोर्स वर्क सारा कंप्लीट किया हुआ है और आपने किसी फर्म से आर्टिकल्स किए हुए हैं कंप्लीट, तो टेक्निकलिटीज में तो आप मार नहीं खा सकते। हाँ, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आपकी स्पेशली जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप कह लें कि 50-50। मैंने ऐसे एग्जांपल्स काफी ज्यादा देखी हैं कि लोग हमारे टेक्निकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो उनको पता होता है, जो वो कर सकते हैं, वो अगले को बता नहीं पा सकते। तो उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मतलब आपने अपने कंफर्ट जोन से, अपनी वो जो नेगेशन की आपका माइंडसेट है, उससे आपने बाहर आना है। आपने सोचना है कि अच्छा, अगर मैंने जाना है तो ये चीजें मुझे अडॉप्ट करनी है। चेंज, गुड चेंज मैंने लेके आनी है, तो आप कहीं भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। जिस तरह आई कैप डिफरेंट इवेंट्स कराता रहते हैं फ्रेशली क्वालिफाइड के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, आप अपने तौर पे भी कर सकते हैं। जिस तरह हमारी फार्म वाले, मतलब जो मेरे मेंटोर थे सेंचुरी में, वो कहते थे कि ज्वाइन टोस्ट मास्टर्स क्लब। अब वो मेरी विल थी कि मैं नहीं था जा सकता। तो आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस वक्त गया होता तो शायद मैं जहाँ बैठा हूँ मैं उससे भी ऊपर होता। तो लेकिन मुझे अभी तक टाइम रियलाइज हुआ, जब मैं अभी इस लेवल पे पहुंचा हूँ, तो अब मैंने दुबई जाके, यूएई जाके टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर मैं उस वक्त कर देता तो थिंग्स कुड बी डिफरेंट। लेकिन तो ये चीज है कि अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा माइल जाके एफर्ट करनी चाहिए। जिस तरह आप एग्जाम्स के लिए एफर्ट्स करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन के लिए भी वैसे ही करें। आपने बुक्स पढ़े, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, आप इंग्लिश न्यूज़ सुने, आप कोई क्लब ज्वाइन कर लें, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, एक मेंटोर, मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट्स हैं ना हमारे, उनको पर्सनल लेवल पे एक मेंटोर खुद ही अपना मतलब कॉन्टेक्ट करना चाहिए कि प्लीज मेंटोर में, गाइड में, हाउ टू डू दिस, हाउ टू प्रोसीड फर्दर। वो बहुत जरूरी है, चाहे वो एग्जाम्स के लिए हो, स्टडी के लिए हो, या जॉब सर्च के लिए हो, या करियर के लिए हो। मेरे भी मेंटोर हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि वो जिस फेज में आप होते हैं ना, तो आपको जिन चीजों का नहीं पता होता, तो वो बंदा उस फेज से गुजर चुका होता है, वो बेटर आपको गाइड कर सकता है। तो मेंटोरशिप और कम्युनिकेशन along with your technical qualification and skills, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं अगर आप किसी लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। हाँ, अगर आपने मीडियोकर या लोअर लेवल का अपना रखा हुआ कि मैंने इसी लेवल पे जॉब करते रहना, तो फिर वो तो चलता ही रहता है। नहीं, ये एम तो सर ऊपर ही करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग फ्रेशली क्वालिफाइड हैं, यहाँ आर्टिकल्स कंप्लीट हुए हैं, और पाकिस्तान की जो मार्केट सिचुएशन है, वो लोग बाहर प्रेफर कर रहे हैं कि हम दुबई चले जाएं। दुबई में जॉब तलाश करना अपने अंदर एक, मुझे लगता है, बहुत बड़ा आर्ट है। कौन कौन सी, किस तरह से दुबई में एक अच्छी जॉब हंट की जा सकती है? देखें, लोग काफी थाउजेंड्स में आते भी हैं, जॉब सर्च करके भी आते हैं। कुछ ही लोगों को मैं जानता हूँ जो वापस आए हैं विदाउट जॉब, मोस्टली को जॉब मिल जाती है। तो अगर आपने जॉब सर्च करनी है तो मेरे ख्याल में आपको 1 ईयर बिफोर प्लान कर देना चाहिए, बिफोर गोइंग टू देयर इन दुबई। आप अपना ऑनलाइन प्रोफाइल, ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी करें, आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें, आप अपने लिंक्स बनाएं, आप जो भी टारगेट इंडस्ट्री है उसको टारगेट करके उसकी जॉब अलर्ट्स लगाएं। अपने जो भी आप जिस जॉब टाइटल को या जिस डिपार्टमेंट में आप अपने आप को प्रोजेक्ट करें कि मैंने इधर ज्वाइन करना है, तो वो आप उसके साथ अप्लाई करते हैं। तो फिर 1 साल बाद आपको रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, आप सीखते हैं मिस्टेक से, रिप्लाई नहीं आ रहा, आप अपने सीवी इंप्रूव करते हैं, फिर आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, आपको कोई कॉल आती है, कोई ईमेल आती है। तो मेरे ख्याल में 1 साल पहले आपको काम कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां जाके ढूंढेंगे तो आपके पास आई थिंक 3 मंथ्स होते हैं, 2 मंथ्स होते हैं वीजा के लिए। तो उसमें आप सीखते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, या आप एंड पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं बहुत छोटी जॉब पे कि अच्छा आई हैव टू स्टे हियर, तो अब मैं ये अब कर देता हूँ। तो अगर एक
अगर आप फॉर्मली प्लान कर रहे हैं तो एक साल पहले उस पर काम करना शुरू करें, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, लोगों को बताएं कि हु यू आर, कनेक्शंस ऐड करें, लोग कनेक्शंस जो लोग हैं या मतलब लिंक्डइन पे लोग जॉब पोस्ट करते हैं उनको रीच करें। हो सकता है आप 1000 रिक्वेस्ट भेजें, आपको 50 एक्सेप्ट करें आपकी रिक्वेस्ट, और उसमें से आप उनको मैसेज करें, पर्सनल टेलर्ड मैसेज के आई वांट, दिस इज माय क्वालिफिकेशन, आई वांट जॉब इन यूएई मार्केट, कैन यू प्लीज गाइड मी। हो सकता है उसमें से 5 आपको गाइड करें, 5 का आपको रिप्लाई है, 45 का रिप्लाई नहीं, और हो सकता है उसमें से 5 में से भी एक आधा आपको कोई अच्छी चीज बता दे। तो ये एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन हाँ अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आपका करियर भी सेट हो जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ज्यादा मेहनत की, वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गई, बड़ी अच्छी जॉब मिली उनको, और कुछ लोगों ने कम्प्रोमाइज किया तो फिर वो उसी पोजीशन पे स्टैग्नेट हो जाते हैं कि अच्छा अब यही कुछ है। तो वो काफी ज्यादा एफर्ट है, लेकिन वो पहले करनी पड़ती है आपको, और आपको सीवी में बहुत काम करना पड़ता है। मुझे याद है कि मैंने अपनी ऑल्दो मैं एक ही कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 8 साल पे, लेकिन मैं सीवी पे काम करता रहता हूँ कि अच्छा क्या होना चाहिए, कैसी सीवी होनी चाहिए, इसकी सीवी अच्छी लग रही है, इसका प्रोफाइल अच्छा लगता है। तो उसके साथ साथ लिंक्डइन पे आपको टेक्निकल कोई कोई टिप्स देते रहे, आप कोई अकाउंटिंग टिप्स दें, आप कोई कोई टैक्स के, कोई करंट अफेयर्स के, कोई बिजनेस के टिप्स देते रहे, ताकि लोगों को पता चले हाँ दिस इज समवन हु इज गिविंग सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन, इसको कुछ पता है, कुछ आता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं अगर आप उस मार्केट को या किसी भी मार्केट को आप टारगेट करना चाहते हैं। इवन यहाँ पे भी लोग इस चीज को बड़ा नोट करते हैं। सर जी, लिंक्डइन प्रोफाइल, इसका मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है, और आप बच्चों को गाइड करेंगे कि लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरह से बनाई जाए ताकि आपकी ऑप्टिमम जो जो है ना रिफ्लेक्शन हो सके आपकी स्किल्स की और आपने अब तक जो किया उसकी। लिंक्डइन प्रोफाइल लोग तो इस पे इन्वेस्ट भी करते हैं, मतलब एक्चुअल में कुछ यूएई मार्केट में स्पेशली लिंक्डइन प्रोफाइल आपको टेलर करके देते हैं कुछ पेमेंट के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल में अगर आप ग्रेजुअली इस पे काम करें, आप देखें कि अच्छा यार ये मेरा प्रोफेशन है, उसमें कुछ और लोगों के अच्छे प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करके उनकी प्रोफाइल स्टडी करें और फिर उस तरह से अपनी प्रोफाइल को मेंट करें। तो ये तो है कि वन टाइम आपने प्रोफाइल बनानी है, फिर उसके साथ टाइम के साथ साथ आपने अचीवमेंट्स लोगों को दिखानी है, जो भी आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं। ये नहीं कि अगर आप कहीं खाना खाने गए, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो भी लिंक्डइन पे लगा दिया। कोई आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट होगी, लेट से आपने कोई सेमिनार कंडक्ट किया है या इवन अटेंड किया है, या आपने कोई ऑफिस में कोई आपकी अचीवमेंट है, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, तो आप अपडेट करते रहें। उसके साथ साथ आप कोई अच्छी चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं, कोई अच्छा आर्टिकल शेयर कर सकते हैं, उसमें अपने इंसाइट्स दे दें, या आपने लेट से कोई बुक पढ़ी है, या आप कोई वैल्यूएशन, कंपनी वैल्यूएशन मेथड एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो आप मतलब 10 डेज के बाद आपकी कोई ना कोई पोस्ट आनी चाहिए, और आपकी रीच भी साथ साथ बढ़ते रहना चाहिए। आप लोगों को जितने ज्यादा कनेक्शन हो सकें आप ऐड करते रहें, और ये डेली की हैबिट बनानी पड़ेगी। जिस तरह हम मोस्टली जो हमारे लोग हैं वो फेसबुक और इस तरह की चीज़ों पे टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप लिंक्डइन इंस्टॉल कर दें, उन चीज़ों पे टाइम ना लगाएं। टाइम के साथ साथ आपकी वो हैबिट खत्म हो जाएगी और ये डेवलप हो जाएगी। लोगों को कनेक्शन सेंड करें, देखें दुनिया में क्या चल रहा है, अच्छे पेजेस लाइक करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उस तरह से लिंक्डइन एक कहने की सोशल साइट है फॉर प्रोफेशनल्स, तो हमें उस पर टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसको ग्रेजुअली इसको बिल्ड भी करते रहना चाहिए, ताकि 5 7 8 साल बाद अगर आपकी कोई प्रोफाइल देखे तो उसको पता चले कि ये बंदा सिर्फ एक सीवी पे नहीं है जो उसने लिख के दिया, इसके पीछे इसका वर्क है, मतलब आपकी कंसिस्टेंसी शो होती है, कोई अचीवमेंट शो होती है। तो वो फिर बंदे का ज्यादा अगले का रिक्रूटर का या किसी भी XYZ का कॉन्फिडेंस आप पे आ जाता है कि हाँ देयर इज समथिंग बिहाइंड ऑन द बैक ऑफ दिस पर्सन। उस पर काम करने की जरूरत है, और वो आप उसमें भी आपको टाइम लगता है। मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल पे हो सकता है आपको 1 वीक लगे, आप कुछ जेडीज लिखेंगे, कुछ आपके अपने कंपनी का लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा, शॉर्ट करेंगे, समराइज करेंगे, डिफरेंट मेथड्स हैं। आप उसको जितना प्रोफेशनली आपको लगे कि अच्छा ये बेस्ट बन गया, कोई अच्छे प्रोफाइल्स देखें, उनके साथ कंपेयर करें, तो मेरे ख्याल में उसका फायदा होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। और लोगों को कनेक्शन ऐड करें, लेट्स से आपकी टारगेट मार्केट यूएई है तो आप यूएई में कनेक्शन ऐड करें, आप फाइनेंस मैनेजर ऐड करें, CFO ऐड करें, रिक्रूटर ऐड करें, आप जो ये डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं उन सबको ऐड करें, उनसे हेलो ऐप बना के रखें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें जो आपकी नेटवर्किंग और आपकी सोशल प्रेजेंस वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। टेक्निकल नॉलेज सबके पास होता है जो क्वालिफाइड होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज किसके पास ज़्यादा होती हैं, जिसकी ये चीज़ें भी स्ट्रांग है। तो इस तरह से हमें अपने सोशल, मेरे ख्याल में फेसबुक इंस्टा पे टाइम जाया करने से बेहतर है कि आप इधर टाइम इन्वेस्ट कर दें। तो टाइम के साथ साथ वो भी आपकी हैबिट बन जाती है कि लिंक्डइन आपका दिल कर रहा है मोबाइल में, आपने लिंक्डइन खोल लिया, जिस तरह आप फेसबुक खोल लेते हैं
या इंस्टा खोल लेते हैं, तो अगर आप उन पे टाइम कम लगाएंगे या उनकी टाइम लिमिट कर देंगे अपने मोबाइल में 10 मिनट्स पर डे, तो इस पे आप टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो द पैसे ऑफ टाइम ये आपकी हैबिट बन जाएगी, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी, आपके करियर के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए। अच्छा सर, आपने जब क्वालिफाई किया तो उसके बाद कितना अर्सा आप हुसैन चौधरी में ही रहे, और कब आपकी डेस्कॉन में जॉब हुई, थोड़ा सा इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। और व्हाट वाज द राइट टाइम दैट यू डिसाइडेड कि अब मैंने फर्म से इंडस्ट्री में मूव कर जाना। मैंने क्वालिफाई किया था दिसंबर 2014 10th में। उससे पहले मेरे आर्टिकल्स खत्म हुए थे, तो मैंने एक ऑडिट खत्म करवाया, तो मेरे शायद 3 एग्जाम्स रह गए थे, तो मैंने अपने मैनेजर से, अपने पार्टनर से एक्सक्यूज किया कि मैं एग्जाम्स में फेल होना चाहता हूँ और मैं सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर फॉर्म छोड़ दी थी उसके बाद, और 14 में मैंने दिसंबर में एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स मेरे क्लियर हो गए, और उसके बाद थोड़ा टाइम मैं अनएम्प्लॉयड भी रहा। फिर उसके बाद दोबारा मैंने सेंचुरी ज्वाइन कर दी एज मैनेजर ऑडिट, और फिर उसके बाद मैंने 2016 में, मेरा ख्याल है मैंने वहाँ पे 2 इयर्स स्पेंड किए, और 2016 में फिर मुझे लगा कि फॉर्म इज़ नॉट कप ऑफ माई टी। मतलब इंडस्ट्री मुझे ज़्यादा समझ आती थी, स्पेशली डेस्कॉन, बिकॉज मेरा पहला साल भी उधर था एज ऑडिटर जूनियर लेवल, और जो मैं उस वक्त कर रहा था एज ग्रुप ऑडिट मैनेजर ऑफ डेस्कॉन ग्रुप, तो वो साल में उधर ही कर रहा था। तो मुझे वो इंजीनियरिंग ज़्यादा समझ आती थी, डिस्पाइट ऑफ टेक्सटाइल होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, या दैट्स दूसरी टेलर्स। तो मुझे लगा कि फार्म में मुझे फार्म की वजह ज़्यादा कोई फैसिनेट नहीं था करता वो काम, कि आप रेपिटेटिव काम करी जा रहे हैं, फाइल चेक करी जा रहे हैं। तो उस वक्त फिर एक अपॉर्चुनिटी मेरे निकली एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर। तो फिर मैं 2016 में स्विच किया डेस्कॉन में, जहाँ लोकली मैं 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देख रहा था। तो इस तरह से मैंने स्विच किया फ्रॉम ऑडिट प्रैक्टिस टू इंडस्ट्री। उसके बाद मैं दोबारा कभी देखा नहीं प्रैक्टिस की तरफ। डन सर, आप एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं जनरली स्टूडेंट्स के लिए पूछना चाह रहा हूँ। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम क्वालिफिकेशन के बाद है ना, ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है। और भले थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आपने वो देखा है उस टाइम में क्या सीखा, और जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही और वो क्वालिफाइड है उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। मेरे ख्याल में वो काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम होता है, कि जब आप सोच रहे होते हो कि अच्छा मैंने अकाउंटिंग की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन पास कर ली है, लेकिन फिर भी मेरे पास जॉब नहीं है। तो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल टाइम था। बंदा सम टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है कि अच्छा मैं क्या करूँ, और आपको जॉब भी नहीं मिल रही होती, लोगों से मिलना, सारा कुछ करना। तो मेरे ख्याल में वो फेज़ आता है, वो कुछ ही लोगों पे आता है, ज़्यादा पे नहीं आता। तो मेरे ख्याल में उस टाइम में आपको उसको, उस स्ट्रेस को पॉजिटिवली लेना चाहिए, आपको यूज स्ट्रेस लेनी चाहिए कि आप उसको भी इन्वेस्ट करें, आप नेटवर्किंग करें। मैं भी ऐसे करता था कि मैं किसी को जानता हूँ, नहीं जानता, मैं उससे मिल लेता था। जाफर साहब से मिलो, फार्म चले जाओ, कैब्स में आप मिल लो आगे, किसी और जिसको भी आप जानते हो उससे जाके मिले, नेटवर्किंग, और उस तरह से आपको जॉब मिल भी जाती है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि आईकिया के इवेंट पे गए हुए थे, अच्छा मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो मुझे बताएं कोई अपॉर्चुनिटीज है, तो मैंने उधर ही लोगों को रेफर करते हुए देखा है कि अच्छा यार वो फलां के पास अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको प्लेस करवाता हूँ। तो लोग आते हैं, यूएई में भी आते हैं, तो हम जब कोई गैदरिंग होती है सीएस की, तो स्पेशली इन लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि अच्छा आप आए ताकि आपकी नेटवर्किंग हो जाए। तो उनको हम गाइड करते हैं, और उनको आपस में मतलब दूसरे इंडस्ट्री के लोग जो जॉब कर रहे होते हैं उनके साथ उनको कनेक्ट करवाते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाती है। फर्स्ट जॉब मुश्किल होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है किसी के लिए। अगर किसी का रेफरेंस अच्छा है या नेटवर्क अच्छा है तो उसको पहले मिल जाती है, किसी को बाद में मिलेगी जिसका वीक है। उसके बाद तो आप चांस हो चल रही है, उसके बाद तो ब्रेक है ही नहीं। मतलब आपको एक मिली, उसके बाद नेक्स्ट मिली, तो आपने पिछली छोड़नी है अगर आप अच्छा काम करने वाले बंदे हैं तो। डन सर। अच्छा, आप जब डेस्कॉन में गए और वहाँ पर आपको वो सिस्टम समझ आ गया, आप पहले भी उसका ही ऑडिट कर रहे थे, बाद में आप उसमें जॉब शुरू हो गई, वहाँ पर चले गए। डेस्कॉन में आपकी बड़ी एक्सेप्शनल ग्रोथ रही है। इस ग्रोथ के पीछे क्या राज है, और वो कौन सी बातें हैं जो कि प्रोफेशनल जॉब करते हुए ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। मेरे ख्याल में डेस्कॉन का मुझे एक्सपोजर अच्छा था, क्योंकि मैंने उसका 4-5 साल ऑडिट भी किया था। मुझे उसकी पॉलिसीज, उसकी कंप्लायंस चेक करके फिर उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन लेटर बनाने। तो इस वजह से जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे ऑलमोस्ट 90-95% पॉलिसीज पहले ही याद थी। तो एक मुझे वो एज था, और उसके बाद एक जो आपको आर्टिकल्स में लर्निंग होती है, आपकी चीज़ें टेक्निकलिटीज अच्छी होती हैं, आपका एक्सेल अच्छा होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड्स की अच्छी होती है, तो वो जॉब मेरे लिए बहुत ईजी मुझे फील हुई।
डिस्पाइट के जो दूसरे लोग नॉन आर्टिकल्स थे मेरे साथ ही काम कर रहे थे, तो उनसे जब मैं अपने आप को कंपेयर करता तो मैं अपना काम चलते फिरते भी कर देता था थोड़े टाइम में। तो एक वो चीज़, और दूसरा कंसिस्टेंसी, मतलब जो काम मुझे मिला है मैंने उस पर अपना 200% स्पेंड किया है। मतलब मैंने अपना काम हमेशा कंप्लीट किया, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इस चीज़ का एक्नॉलेज किया, और जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आती थी तो मुझे उसमें कंसिडर होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं जो सबसे बड़ा और प्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट है डेस्कॉन का, उसको लीड कर रहा हूँ एज फाइनेंशियल कंट्रोलर। तो ये उस चीज़ को सपोर्ट करता है कि व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड इन माय करियर। ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत से लोग आपको देखकर इंस्पायर होंगे और वो चाहेंगे कि उनकी भी जॉब डेस्कॉन में हो जाए या किसी मल्टीनेशनल में हो जाए। तो सर आप क्या समझते हैं किसी मल्टीनेशनल में एडजस्ट होने के लिए स्किल सेट कैसा होना चाहिए? इन पाकिस्तान मैं एक्सक्लूसिवली बात करूँ, चूँकि आउट ऑफ पाकिस्तान तो आपने बता दिया। इसमें आपको देखें, जो रेफरेंस होते हैं ना, वो तो आपको जस्ट एक चांस दिलवाता है कि अच्छा मैं आपका इंटरव्यू करवाता हूँ। तो बाकी आपको काम आना चाहिए, और आप में इतनी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि आप एक्सप्लेन कर सकें कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। आपने देखा है कि हमारे साथ ही लोग, हमारे बैचमेट्स ही नेस्ले यूनिलीवर में भी जॉब करते रहे हैं, और हम लोग डेस्क में बैठे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो कर सकते हैं वो अगले बंदे को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हम लोग कंटिन्यूसली इस तरह के लोग ढूंढ रहे होते हैं। मतलब डेस्कॉन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन लोगों को लगता है कि मतलब उधर जॉब बड़ी मुश्किल है। लेकिन आप अगर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल देखें तो हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, हमें काम के लोग नहीं मिल रहे होते। तो अगर बंदा काम का हो और वो एक्सप्लेन कर सके वो व्हाट ही कैन डू और अचीव, तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। 0%। फर्स्ट इंटरव्यू के बाद आप उसको हायर करनी चाहिए। ऐसा भी हुआ है कि हम यूएई में भी किसी को हायर करते हैं तो हम फर्स्ट 10 मिनट्स में हायर कर देते हैं। अच्छा, इसको अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस की और ये एक्सप्लेन कर सकता है, बस इज अ गुड कैंडिडेट। तो ये इतना टाइम लगता है जॉब लेने के लिए किसी भी इंटरनेशनल में। ज़बरदस्त सर। बस एक आखिरी कंक्लूसिव बात करना चाह रहा हूँ कि आप फैमिली के साथ दुबई में रह रहे हैं पिछले 5 साल से। फैमिली लाइफ कैसी है दुबई में? मेरे ख्याल में अगर आप फैमिली रख सकते हैं तो आपको रखना चाहिए। बिकॉज जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मेरी फैमिली 8-10 दिन के लिए पाकिस्तान आई और मैं यूएई में हूँ तो बहुत मुश्किल होता है आपको खाना पीना मैनेज करना सारा कुछ। तो फैमिली के साथ एक आप घर आते हैं तो आपके पास करने कुछ नहीं होता, बेगम हो बच्चे हो तो आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है, बल्कि टाइम कम पड़ जाता है। तो मेरा ख्याल में दिस इज द बेस्ट कि अगर आपकी फैमिली साथ हो और आपकी यूएई में जाओ। अच्छा, दूसरे एक चीज़ ये है कि व्हाट इज़ द सैलरी, जो सैलरी डिफरेंशियल जो आपको नज़र आए तो आपको यूएई स्विच कर जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे लेट्स से यहाँ पर अगर एक बंदे की 2 लाख सैलरी है तो यूएई में कितनी सैलरी हो, कितने दिरहम सैलरी हो तो उसे मूव करना चाहिए? मेरे ख्याल में किसी भी लेवल पे, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ 2 लाख, अगर आप मतलब आप जूनियर लेवल पे हैं, आप सीनियर लेवल पे हैं या किसी भी लेवल पे हैं, तो आप ऐड करें उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपने अकेले मूव करना है, फैमिली के साथ मूव करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग और आपने इधर की सैलरी, उन दोनों को ऐड कर लें तो जितनी अमाउंट दिरहम में बने वो आपकी बेयर मिनिमम होनी चाहिए, ताकि आप उधर अपना रह भी सकें, फैमिली भी अफोर्ड कर सकें और आप उतने पैसे सेव भी कर सकें बैक इन पाकिस्तान आप कुछ अपने इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी या फ्यूचर ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप उसको यूज कर सकें। तो वो एक होनी चाहिए कि इधर की सैलरी प्लस उधर की कॉस्ट ऑफ लिविंग। यानी इधर की सैलरी और उधर की कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आपके पास है तो फिर आप मूव आपको करें, switch वरना करना नहीं। चाहिए। सर ज़बरदस्त, बड़ी इंसाइट, बेहतरीन डिस्कशन रही और एक बहुत अच्छी इंसाइट मिली। आई एम फॉर्चुनेट कि आप पाकिस्तान सिर्फ 4 दिनों के लिए आए थे, और एट द सेम टाइम वेरी थैंकफुल कि आपने उसमें भी मुझे टाइम दे दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे मतलब अपने बिजी स्केड्यूल में अकोमोडेट किया और मुझे टाइम दिया कि मैं जो जो मेरा लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है स्पेशली ड्यूरिंग दिस ईयर मैं आपसे शेयर कर सकूं, लोगों से शेयर कर सकूं। हो सकता है उससे किसी को बेनिफिट हो जाए, वो किसी का कोई थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए और कभी ना कभी वो मुड़ के देखे कि हाँ मैंने वो बात सुनी थी। जिस तरह हम लोगों ने बातें सुनी है वो माइंड में रह जाती है और आप चेंज कर देते हो, अपना अपना ट्रैक चेंज कर देते हो, आप सक्सेसफुल हो जाते हो। तो हो सकता है हमारी वजह से भी हो जाए। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू सर। जी स्टूडेंट्स, दुबई में जाना है, नहीं जाना, जाना है तो किस स्किल सेट के साथ जाना है, वहाँ पर जाकर किस तरह से लाइफ गुजारी जा सकती है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट थी हमारी सर काशिफ उजला के साथ। इंशाल्लाह एक अगली पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।